हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल के जो डेली के करंट अफेयर्स थे उनके बारे में। देखिए, विजन आईएएस के और इनसाइट के अगर आप डेली के फॉलो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों में ना डिफरेंस होता है न्यूज़ का। कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो विजन कवर कर देता है, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कि इनसाइट कवर करता है। दोनों में बहुत चीज़ें कभी कभी आगे पीछे भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़रूर रहता है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप ना दोनों न्यूज़ को फॉलो कीजिए और मंथली मैगजीन भी आप दोनों फॉलो कीजिए। मैं इस चैनल पर इनसाइट की भी स्टार्ट कर दूंगा, मंथली अभी कंप्लीट करना। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूएस एंड इंडिया ब्लॉक द प्रपोजल फॉर आईएमएफ टू इशू न्यू स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखो, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता हुआ आ रहा है हमारा। और जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें हुआ क्या है, पहले ऊपर से जान लेते हो कि ये एसडीआर को ना मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक बार ये रीड करके बता देता हूँ। मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आईएमएफ को कैसे नोटिस गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं। ये बहुत ईजी लैंग्वेज में ना आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। देयर हैड बीन अ कॉल फॉर आईएमएफ टू इशू एटलीस्ट 1 ट्रिलियन एसडीआर 1 ट्रिलियन की कॉल गई है। जो G20 और आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग हुई थी उसमें प्रपोजल किया था कि एडिशनल 500 एसडीआर निकाला जाए, जिसको ब्लॉक कर दिया है यूएस और इंडिया ने। यूएस ने कहा था कि 70% फंड्स हैं एसडीआर के वो G20 कंट्रीज़ को जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ 3% जाएंगे वो बाकी लो इनकम कंट्रीज़ को जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि अबाउट एसडीआर क्या होता है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है। आईएमएफ ने 1969 में बनाया था ये। इसकी 5 करेंसीज की बास्केट होती है, और इसमें जो करेंसी इंक्लूड होती है उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। फिर ये कहता है कि एसडीआर जो कोई करेंसी नहीं है, ये ना ही कोई क्लेम है, ये एक पोटेंशियल क्लेम है। ये सर्व करता है यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, और इसके जो कोटास के अकॉर्डिंग इसका डिनोमिनेशन किया जाता है, और इसकी बास्केट को हर बार 5 साल में रिव्यू किया जाता है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ कब बना था, कैसे बना था। आईएमएफ जो था ना, वो ना इसके हेडक्वार्टर्स होते हैं हमारे वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी हमारे यूएस की कैपिटल है। राइट, ये बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, जो ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना वो 1944 में हुई थी, और तब जाके हमारा जो आईएमएफ था वो 1945 में बन के बाहर आया था। ये है क्या, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, और हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं हम आईएमएफ को प्लस वर्ल्ड बैंक को। ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहे जाते हैं। अब जैसे हमारी करेंसी होती है रुपए में, डॉलर में, येन में, पाउंड में, उसी तरीके से ना जो जैसे $1 जो होता है ना, वो 70 रुपीज़ का आप मान के चलो, जैसे वैल्यू ऊपर नीचे रहती है, 70 रुपीज़ का मान लो आप इसको। ऑलराइट, उसी तरीके से जो हमारा एक एसडीआर होता है ना, एक एसडीआर हमारा वो होता है $1.36 के आस यूएस डॉलर के आसपास। तो यानी कि एसडीआर की वैल्यू हाई होती है। ये एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं है, लेकिन इसको अज्यूम कर लो एक करेंसी की तरह। पर ये एक पोटेंशियल एसेट ज़रूर है। जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, हमारे पास लैंड होता है, ये एक पोटेंशियल एसेट होता है ना। उसी तरीके से आईएमएफ से अगर आपको पैसा लेना हो तो उसके लिए एक पोटेंशियल एसेट होता है एसडीआर। अच्छा, अभी क्या हुआ था कि 100+ कंट्रीज़ ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पैंडमिक चल रहा है हमारा कोरोना वाला, इस टाइम पे वो कुछ एसडीआर रिलीज़ करे। राइट, तो आईएमएफ ने डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एसडीआर रिलीज़ करते हैं। इससे पहले कितनी बार हो चुका है एसडीआर, इससे पहले 4 बार रिलीज़ हो चुका है। अच्छा, एसडीआर में होता क्या है, एसडीआर में ना लो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये मिलता कैसे है। अब ऐसा नहीं है कि एसडीआर कोई करेंसी होती है, नहीं। आप 5 करेंसीज में से जिस करेंसी में आप लेना चाहो ले सकते हो। वो 5 करेंसी कौन सी होती है, वो 5 करेंसी ये होती है डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर इज़ फॉर यूएस, यूरो यूरोपियन यूनियन का, रेनमिनबी चाइना का, येन जापान का है, ब्रिटिश पाउंडिंग यूके का है। इन करेंसीज में से आप ले सकते हो। ऑलराइट, और आप अपनी कंट्री का जो अभी कोटा बेस के ऊपर मिलता है। ठीक है, पहली बात तो कोटा बेस क्या होता है, देखो हर आईएमएफ के अंदर 189 कंट्रीज़ हैं। ओके, आईएमएफ में 189 का हर कंट्री का अपना कोटा होता है। किसके बेस पे होता है, पॉपुलेशन, जीडीपी, इकोनॉमी। तो उसमें सबसे जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम कोटा जो है वो हमारा यूएस का है। कितना है, 17% है यूएस का कोटा है हमारा टोटल। तो हर एक को अपने कोटे के हिसाब से उतना एसडीआर वो विड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसको इंटरेस्ट पे यूज़ करके उसको रिटर्न कर सकते हैं।
अब इसमें होता क्या है कि अगर आपको ये एसडीआर का एलोकेशन करना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग की जाती है। उसमें वोटिंग के अंदर 85% येस होते हैं ना अगर, तो ही आपको एसडीआर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एसडीआर नहीं मिलेगा। तो अभी क्या हुआ था, जो वोटिंग हुई थी ना उसमें यूएस ने मना कर दिया। अब यूएस का कितना था, 17% था ना। अब देखो अगर 100 में से 17% का तो पहले ही मना हो गया, तो हमारे पास बच गया 83%, यानी कि सिर्फ एक यूएस के मना कर देने पर हमारा जो एसडीआर है उसका एलोकेशन नहीं हो पाएगा। इसमें इंडिया के जो मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा था कि इस एलोकेशन को करने के बाद ना लोग ना इसका मिसयूज़ ज़्यादा करेंगे। इसलिए अगर बात चलती है G20 की, तो G20 के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। G20 का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में, ठीक है। इसमें कंट्रीज़ कितनी आती है, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन मिला के 20 का एक ग्रुप बनता है हमारा। इसमें एनुअल मीट्स होती हैं, और 2020 का जो समिट है वो सऊदी अरेबिया में होने वाला है। 2019 का जो समिट था वो हमारा जापान में हुआ था, राइट। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है हमारी। यूएस ऑयल बेंचमार्क क्रैश कर गया है टू ज़ीरो बैरल टू मार्क द हिस्टोरिक प्लंज। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ यूएस के प्राइस डाउन हुए थे और वो भी -$40 तक गए थे, वो भी सिर्फ कुछ आवर्स के लिए। वो वापस फिर से ऊपर रेज हो गया था, जिसमें कि अराउंड वो +$3 के आसपास आ गया था। अब इसमें होता क्या है ना, जब अगर हम अपना वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, ऐसे हमारा वर्ल्ड मैप होता है, इधर अपना यूएस का रीजन है, यहाँ यूरोप है, या यूएस है, ये यूरोप है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो इसमें होता क्या है, मैं एक बार आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। देखिए ये जो एरिया होता है ना, सॉरी, ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये यूएस वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर हमारा जो ये ऑयल निकल के आता है ये होता है WTI वाला, ठीक है। ये जो एरिया निकलता है यहाँ पे हमारा ब्रेड क्रूड निकलता है, और ये जो ओपेक का एरिया होता है ना, यहाँ से इंडिया का ऑयल निकलता है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब ये जो WTI वाला जो है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, ये ट्रेडर्स होते हैं जो कि उस लैंड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके और आगे कंपनीज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर ये गवर्नमेंट्स को बेचते हैं। तो उनका जो प्राइस था वो नीचे क्यों चला गया था सडनली, क्योंकि डिमांड कम हो गई है एकदम से। हर जगह पे अभी कंजप्शन 30% से नीचे आ गया था, इसलिए ऑयल के जो कंटेनर्स वगैरह सब ओवरफ्लो करने लग गए हैं। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि अगर ओवरफ्लो कर रहे हैं तो इसका एक्सट्रैक्शन ही बंद कर दो। नहीं, यही प्रॉब्लम होती है। हम लोग ना एक्सट्रैक्शन बंद करते हैं ना, उसको फिर दोबारा स्टार्ट करने में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है हमारा, जितना उसको सेल करने के थोड़े दिन रोकने में भी खर्चा नहीं आता, इसलिए इसकी एक्सट्रैक्शन को बंद नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर, बात तो वही है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही, डिमांड होगी नहीं तो प्राइस तो नीचे आएगा ही। तो नेगेटिव में जाने का मतलब ये होता है, उनके पास इतना तेल हो गया है कि वो खुद आपको पैसा देंगे कि ये लो, हमसे पैसा भी ले लो और हमसे तेल भी ले जाओ। इतनी सी बात होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कहती है, गवर्नमेंट ने कोटा एलोकेशन कर दिया प्रोसीजर का फॉर कैल्सिनेटेड पेट कॉक, इसके इंपोर्ट के लिए 2020 और 21 के अंदर। पहले हम पेट कोक के बारे में जान लेते हैं। पेट कोक क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं अर्थ के अंदर से, तो उसको फिर बाद में रिफ़ाइन करते हैं, तो उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल और ये कैरोसिन वगैरह निकलते हैं। उसी तरीके से पेट कोक भी निकलता है, ये एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। जिसको हम लोग जनरली जो यूज़ करते थे ना, वो हम लोग सीमेंट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में एल्यूमिनियम वगैरह के साथ वहाँ करते थे। लेकिन इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये कोल से भी ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके ऊपर बैन लगा दिया था 2017 में, राइट। तो अभी जो डायरेक्टर ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड है ना, उन्होंने कहा है कि इसका एलोकेशन ना कोटा वाइज कर लेते हैं। कुछ कोटा बनाने की बात की गई है, इसको कोटा के हिसाब से फिर इसको एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट आपकी जानने की है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर था, फिर इंडिया ने इसको बैन कर दिया था। अब हम ये वाली न्यूज़ देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम अनइक्वल मास ब्लैक होल्स डिटेक्टेड। इसमें हुआ क्या है ना, जो दो बड़े बड़े ना ब्लैक होल थे, वो ब्लैक होल ना आपस में मर्ज हो गएंगे, ओके। तो एक जो हमारा ब्लैक होल था बड़ा था, इसका मास था 30 सोलार, और एक हमारा छोटा था जिसका मास था 8 सोलार। अब 1 सोलार किसके इक्वल होता है, एक सन के मास के इक्वल होता है। दो जब ये मर्ज करेंगे आपस में,
जब ये आपस में मर्ज करेंगे तो बहुत सारी ना ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। उस वेव को उन्होंने नाम दे दिया GW190412। बस इतनी सी बात है। इसको ये पहली बार देखा गया है और इसको देखे जाने पर पता चलता है कि जो आइंस्टाइन थे जो हमारे, उन्होंने जो थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की वो सही थी, यानी कि उसमें उन्होंने ग्रेविटी हार्मोनिक्स की बात की थी, वो सही थी। अब आइंस्टाइन के बारे में अगर आप जानना चाहो तो ये जान सकते हो। आइंस्टाइन जो थे वो जर्मनी के थे और वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे हमारे। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए प्लान्स टू कन्वर्ट FCI सरप्लस राइस इनटू एथेनॉल। ऊपर से जानो पहले फिर रीड करेंगे। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि FCI के पास जितना भी एक्स्ट्रा राइस है ना उसको यूज़ करके एथेनॉल बनाओ और उस एथेनॉल से हम लोग क्या बनाएंगे, उसको हम लोग हैंड सैनिटाइज़र में यूज़ करेंगे और एक एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल होता है उसमें यूज़ करेंगे। अब जो NBC थी, NBCL को चेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। उन्होंने कहा था कि ये पॉलिसी बनाई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 के अंदर। अभी होता क्या है, FCI क्या होता है देखो। FCI होता है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, FCI हमारा बना कब था, ये बना था 1964 में, ठीक है। और इसी फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर बना था जो कि 1965 में बना था। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। FCI जो था हमारा 1965 में बना था और ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर बना था। जो एक्ट आया था हमारा वो 1964 में आया था। इनका काम बेसिकली क्या होता है ना, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने का होता है इंडिया के अंदर। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो हमारे न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब इनके पास उन्होंने कहा है कि इनके पास जो फूड ग्रेन का स्टॉक है ना 58.49 है, उसमें से राइस जो 30.97 है और जो बच गया है यानी कि दैट इज़ कितना बच गया 27.5 के 2 के आसपास, यानी कि इससे ज़्यादा भी हमारे पास वीट है, गेहूँ, ठीक है। अब राइस के बारे में जान लेते हैं। राइस में चाइना वर्ल्ड पे नंबर 1 में है राइस प्रोडक्शन में और इंडिया जो है वो सेकंड पे है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है वो नंबर 1 पे है राइस प्रोडक्शन में। और इंडिया के ही अंदर 65% लोग राइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया FCI वालों को, देखो भाई पेंडेमिक का टाइम है, आप लोग जो एक्स्ट्रा राइस है ना उसको यूज़ करो, उससे एथेनॉल बनाओ और एथेनॉल को हैंड सैनिटाइजर में यूज़ करो। सेम चीज़ शुगर इंडस्ट्रीज़ को भी दी गई है। वो वाली न्यूज़ ना हम लोग इनसाइट में पढ़ेंगे, इनसाइट में उसे ज़्यादा लंबे से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इंटर मिनिस्टीरियल सेंटर टीम्स की बात की गई है। छोटी सी न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 IMCT इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम बनाई है कोविड-19 को फाइट, जो कोविड-19 के लिए जगह जगह पर जाके ये सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, एसेस करेंगे, नेसेसरी डायरेक्शन देंगे, स्टेट अथॉरिटीज़ से बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट्स की। जो यूरोप और US के जो लोग हैं ना वो कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि क्यों ना जिन लोगों का वो जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि इन लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट दे दिया जाए, ताकि एक वेरिफिकेशन हो सके कि भाई ये लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। इनको सर्टिफाई कर दिया जाए, एक वैलिडिटी हो जाएगी इनकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, वो है NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना हमारा, ये ब्रिक्स का बैंक है। अब ब्रिक्स का आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 2009 में बना था, लेकिन उसके बाद तब तक इसका नाम था ब्रिक, तब तक साउथ अफ्रीका नहीं आया था। 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया, फिर इसका नाम बन गया था ब्रिक्स। इसके जो हमारे हेडक्वार्टर हैं वो शंघाई में है। शंघाई हमारा कहाँ पे है, चाइना में है। और शंघाई को हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर NDB के अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसमें ना कोटा जो होता है वोटिंग के जो होता है उसमें कोई वीटो पावर नहीं होती। सेकंड ये नहीं होता कि आपकी GDP ज़्यादा है या आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा वीटो या फिर वो ज़्यादा वोटिंग पावर होगी या ज़्यादा कोटा। इसमें ना सब के सब ना बहुत इक्वल होते हैं, पाँचों कंट्रीज़ जो हैं इक्वल होती हैं ये। तो ये बड़ी अच्छी बात है NDBs की। तो NDBs ने क्या किया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की है, जो कि इमरजेंसी असिस्टेंस के तरीके पे इंडिया को $1 बिलियन की बात की है। इसका भी इतना ही जानना था। अब RBI रेज़ करेगा WMA लिमिट, ये अच्छी न्यूज़ है। RBI के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो RBI के हेडक्वार्टर जो हैं कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। RBI 2 बार बना था, 1935 में फिर 1949 में। नहीं, ऐसा नहीं होता, बनता एक ही बार है, 1935 में। 1949 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। 1935 में जब इसको बनाया गया था ना तो उसका मोटिव था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 से जो भी ट्रबल्स हुए थे ना, इकोनॉमिक ट्रबल्स, उन सबको हैंडल करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने इसको नेशनलाइज कर दिया, फिर हमने इसको इंडिया का बैंकिंग रेगुलेटर बना दिया। अब RBI ने क्या किया है, वेज एंड मीन्स लिमिट इंक्रीज़ कर दी है। कितनी इंक्रीज़ करी है, 1.2 लाख करोड़। वेज एंड
मीन्स एडवांस क्या होता है, देखो जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है ना वो सारा कहाँ से आता है, वो सारा आता है स्टेट के टैक्सेस वगैरह से। अब स्टेट के टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसमें कभी कभी ना टाइम डिले हो जाता है। टैक्स यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इसमें डिले हो जाता है। तो इस डिले वाला जो ये गैप होता है ना, इस पूरे के पूरे गैप को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई स्टेट से पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट से रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो गैप होता है ना, इसको फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई ने कहा कि अब हमसे वेज एंड मीन एडवांस ले लिया करो। इसकी ना लिमिट होती है, ये 3 मंथ्स के लिए लिया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। और इसमें ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, वो हमारा रेपो रेट वाला लगता है। जो भी हमारा रेपो रेट चल रहा होता है उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और अगर आपको जितना भी आपका एलोकेटेड होता है ना, सपोज़ आपको मान लो $100 मिलियन होते हैं, अगर आपको उससे प्लस चाहिए तो आपके ऊपर +2% एक्स्ट्रा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होता है और ये स्टेट्स के लिए भी होता है। हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, बिल ऑफ लैंडिंग। देखो बिल ऑफ लैंडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। इतनी सारी जो सब कुछ जो बंद हो गया ना, तो शिपिंग वगैरह में और ट्रांसपोर्ट में इतना सारा जो कार्गो होता है ना, उस सब में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारा पेपर वर्क और परमिशन होती है। तो उसमें तकरीबन 11 से 12 घंटे तो बहुत बार टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि अप्रूवल में लग जाते हैं इतने इतने घंटे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना जो बिल होते हैं ना, इनके सारे के सारे को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है बिल ऑफ लैंडिंग। ब्लू होल्स का ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पिक्चर के साथ दिखा के समझाता हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिथियम रिच जाइंट स्टार्स डिस्कवर्ड। ये जो डिस्कवरी बनाई गई थी ना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने की थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने क्या इंडिकेट किया है कि जो लिथियम है ना, अच्छा लिथियम जो होता है ना, थ्री प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स में से एक होता है, और दूसरे कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने इंडिकेट किया कि जो लिथियम है ना, वो स्टार्स में प्रोड्यूस होता है और अबंडेंस में होता है इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर। उन्होंने इसको एसोशिएट किया लिथियम एनहेंसमेंट को, ये जो हीलियम बर्निंग स्टार्स होते हैं ना, इनको हम रेड क्लम्प जाइंट्स बोलते हैं, इसके साथ एसोशिएट किया है। इसमें इतना ही जानने का है। अब हम आते हैं लास्ट और बहुत मेजर न्यूज़ के ऊपर, वो है ब्लू होल्स। ब्लू होल्स ना मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये होते क्या हैं। ये देखो, आपने ये देखे होंगे, ये होते हैं हमारे ब्लू होल्स। कभी कभी आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा ओशंस वगैरह के अंदर ना, ये हमारे ब्लू होल्स होते हैं, इसको ब्लू होल बोलते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है ना, इसकी डेप्थ अप्रॉक्स 300 मीटर तक की है। ये जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट है ना, उसकी डेप्थ 300 मीटर्स तक की है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम आपने अगर देखा होगा तो ऊपर यहाँ न्यूज़ में गिवन है, योंगले ब्लू होल। इसको योंगले नहीं बोलते, इसमें जी साइलेंट होता है, योनले बोलते हैं इसको। ये साउथ चाइना सी के अंदर है, ऑल राइट। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो हाइट है ना, ये टॉप से बॉटम तक की 300 मीटर की है, टॉप से और बॉटम तक की। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये ना डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट रॉक से बनता है, और इसमें सी लाइफ नहीं होती। जनरली आपको 0 के बराबर सी लाइफ मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये ना एनॉक्सिक होता है, ANOXIC एनॉक्सिक। यहाँ पर ना ऑक्सीजन या तो ना के बराबर होती है या फिर बहुत ही कम होती है, राइट। तो ये ना काइंड ऑफ एक नेचुरल लैब है टू स्टडी कार्बन लाइफ, काइंड ऑफ नेचुरल लैब है। तो अभी इसमें हुआ क्या है, जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि जो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट वाला जो ब्लू होल है ना, उसमें इनको 8,008 ईयर ओल्ड का कार्बन मिला है। तो अब इसको स्टडी करेंगे, फिर से पता चलेगा यहाँ पर लाइफ कैसी होती है। इसमें हर तरह का पानी मिलता है, इसमें सी से भी पानी चला जाएगा, इसमें रिवर से भी पानी आ सकता है, इसमें लैंड का भी वाटर होता है, इसलिए ना इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स होता है। तो ये थे हमारे आज के सारे न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। आप इनसाइट वाला भी देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है नई।